नमस्कार मित्रों, मैं राजा चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ठकुरलाल स्टडीज पर। मित्रों, इसके माध्यम से हम अपनी श्रृंखला को कंटिन्यू करेंगे, जहां पर हम पहले अध्याय पर चर्चा कर चुके हैं। इसके माध्यम से हम क्लास 12 एनसीईआरटी के चैप्टर 2 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। मित्रों, इसके अंतर्गत चर्चा की जाएगी कि कांग्रेस का प्रारंभिक दौर में जो प्रभुत्व का दौर चला, उसको लेकर के इस अध्याय के माध्यम से चर्चा की जाएगी। तो अगर मित्रों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए मित्रों, स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के माध्यम से हम कुछ प्रश्नों के बारे में जान पाएंगे। उन प्रश्नों पर सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला मित्रों, हम जान पाएंगे कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली की स्थापना भारत में कैसे होती है, उसके सामने ऐसी कौन कौन सी चुनौतियां होती हैं। आजादी के बाद के शुरुआती सालों में कांग्रेस पार्टी का दबदबा किस प्रकार से कायम रखा, उसके पीछे क्या हकीकत थी, कैसे कायम हो सका, विपक्षी दलों और उनकी नीतियों का उद्भव कैसे होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक बड़ी मजबूत पार्टी थी जिसे स्वतंत्रता की विरासत भी प्राप्त थी। उसके दौर में अन्य पार्टियों का उदय कैसे होता है, या उसके समय पर कुछ अदर पार्टीज थी वो किन मुद्दों को उठा रही थी। चलिए मित्रों, सबसे पहले तो जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो एक बात तो साफ हो चुकी थी कि स्वतंत्रता के बाद में देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। लोकतांत्रिक मतलब कि डेमोक्रेसी, इसका सीधा मतलब होता है मित्रों कि जनता के द्वारा, जनता में से और जनता के लिए। मतलब कि जनता में से ही कोई एक प्रतिनिधि खड़ा खड़ा होगा और जनता मित्रों उसका चुनाव करेगी और वह जनता के लिए ही कार्य करेगा। डेमोक्रेसी की स्थापना करने के लिए जरूरी था मित्रों कॉन्स्टिट्यूशन का, जरूरी था मित्रों संविधान का, क्योंकि बिना संविधान के कोई भी लोकतांत्रिक देश की व्यवस्था को नहीं चलाया जा सकता। लेकिन मित्रों, जरूरी नहीं जिस देश में संविधान है वहां पर लोकतंत्र हो, लेकिन लोकतंत्र के लिए जरूरी है संविधान के होने का। इसी प्रक्रिया में मित्रों कैबिनेट मिशन भारत में आता है और मित्रों संविधान सभा की स्थापना होती है। इसी पूरी प्रक्रिया में आगे चल करके 26 नवंबर 1949 का दिन आता है, जिस समय संविधान को अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित मतलब के अडॉप्ट कर लिया जाता है। संविधान पर जब हस्ताक्षर होते हैं 24 जनवरी 1950 पर। आगे चल करके मित्रों संविधान पूर्णतः लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। इस दिन हमारा जो संविधान है वो इन्फोर्स होता है। इस समय हमारे देश में जो गवर्नमेंट थी वो इंटरिम गवर्नमेंट मतलब अंतरिम सरकार चल रही थी, जिसके पीएम जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद में मित्रों अंतरिम सरकार तो ज्यादा लंबे समय तक रखी नहीं जाती है और अब साफ हो चुका था कि अब देश के अंदर चुनाव कराए जाए, क्योंकि संविधान बन चुका है। अब लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराने की बारी थी। इसी समय मित्रों एक इलेक्शन कमीशन का गठन किया जाता है ताकि चुनाव को ठीक प्रकार से किया जा सके। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। 1950 में इसका गठन किया जाता है और इसके पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो है सुकुमार सेन। इसके पास मित्रों बेसिकली इसे दो बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। इसकी जिम्मेदारियां तो अनेकों थी, लेकिन दो बड़ी जिम्मेदारी थी। एक थी मित्रों डेमोक्रेटिकली तरीके से जो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनका गठन करना, ताकि एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक एमपी हो या फिर एक एमएलए हो, लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी और लेजिस्लेटिव असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसी, इनका इसे गठन करना था। और दूसरा मित्रों मतदाता सूची तैयार करना, वोटर लिस्ट तैयार करना। दोनों ही कार्य बड़े चुनौतीपूर्ण थे। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज का तो चलो गठन भी हुआ, लेकिन वोटर लिस्ट के गठन करने में मित्रों इसे अनेकों चुनौतियां देखने को मिलती हैं। उसी चुनौतियों में एक बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी मित्रों कि 40 लाख महिलाएं ऐसी थीं जिनका नाम ही रजिस्टर नहीं हो पाया। उसके पीछे एक बड़ा कारण था। इनका नाम कुछ इस प्रकार से था, अला की बीबी, अला की बेटी, अला की दिस एंड दैट करके। मतलब इनका अपने आप में कोई अस्तित्व था ही नहीं मित्रों। ये एक बड़ी चुनौती बन गई। तो चुनाव आयोग ने ऐसे नाम को लेने से ही इनकार कर दिया। मित्रों हमारे देश के अंदर उस समय पर लगभग 1950-51 के समय पर 17 करोड़ टोटल वोटर थे, जिसमें से 15% ही लिटरेट थे, मतलब शिक्षित थे। ऐसे में चुनाव कैसे कराए जाएं, क्योंकि वो यही नहीं देख पाएंगे कि हमें किसे वोट देना है, ये पढ़ने में ही सक्षम नहीं थे। तो
ये सबसे बड़ी चुनाव आयोग के सामने चुनौतियां थी। और मित्रों इस समय चुनाव आयोग को लगभग 3200 एमएलए का चुनाव करना था और 489 एमपी को इलेक्ट करना था। तो ये हम देख चुके हैं। इसी पूरी प्रक्रिया को ठीक करने के लिए, इस पूरी प्रक्रिया को संचालित करने के लिए इलेक्शन कमीशन 3 लाख ऑफिसर्स को अपॉइंट करता है और साथ ही कुछ अदर जो इलेक्शन पर्सनल्स थे उनको भी इसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ये प्रक्रिया अपने आप में मित्रों इतनी जटिल थी कि इस चुनाव को लगभग 2 बार तक पोस्टपोन किया जाता है। मित्रों आगे चल करके वो समय आया जब देश के अंदर पहला चुनाव की तारीख को तय कर लिया जाता है। अक्टूबर 1951 में चुनाव शुरू होते हैं, फरवरी 1952 तक चुनाव चलते हैं। पहले चुनाव को मित्रों 1952 का चुनाव ही कहा जाता है। 1952 में अधिकांश जगह पर चुनाव हुए थे, इसीलिए मित्रों सब देश के अंदर जो सबसे पहला चुनाव हुआ उसे 1952 का चुनाव ही कहा जाता है। पहला क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में बन सकता है। मित्रों ये जो चुनाव है ये सार्वभौम मताधिकार के आधार पर था। ये पूरी दुनिया में सबसे पहला प्रयोग था। इस चुनाव के बाद मित्रों ये एक सफल प्रयोग साबित होता है और भारत ऐसा करने वाला पूरी दुनिया का पहला देश बनता है। अब मित्रों जब पहला चुनाव कब होता है 1952 में, अब यहीं से शुरू हो जाती है कांग्रेस के प्रभुत्व का दौर। कांग्रेस की डोमिनेंस शुरू होती है क्योंकि उसे स्वतंत्रता की विरासत प्राप्त थी। मित्रों ये जो चुनाव है टोटल 489 सीटों पर हुआ, जिसमें से 364 सीटें कांग्रेस को प्राप्त होती है। इस समय मित्रों विपक्षी पार्टी कौन सी थी, पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी के अंदर। इस समय मित्रों विपक्षी पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसको 16 सीटें प्राप्त होती हैं। दैट इज इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। यहाँ पर हमें एक बात याद रखनी होगी, ये लोकसभा के साथ साथ लेजिस्लेटिव असेंबली का भी चुनाव हुआ था। इसी क्रम में मित्रों हम देख सकते हैं यहाँ पर त्रावणकोर, कोचीन जो कि आज का केरल है, मद्रास और उड़ीसा, ये वो स्टेट्स थे जहां पर कांग्रेस को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। बावजूद इसके यहाँ पर सरकार जो बनती है वो कांग्रेस की ही बनती है। तो इस प्रकार से मित्रों सभी राज्यों में और साथ में मित्रों केंद्र में कांग्रेस का दबदबा कायम होता है और उम्मीद के अनुसार नेहरू मित्रों पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। सेकेंड इलेक्शन होता है 1957 में और लोकसभा में मित्रों कांग्रेस पार्टी की विजयी होती है, लेकिन केरल में मतलब त्रावणकोर कोचीन में जो कांग्रेस पार्टी है वो चुनाव को हार जाती है। अगर मित्रों हम केरल के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी की जीत और कांग्रेस की हार को देखें तो इस प्रकार से देख सकते हैं। 1957 का चुनाव था, दूसरा चुनाव था। टोटल केरल के अंदर 126 सीटें थी, जिसमें से 60 सीटें मित्रों प्राप्त होती हैं कम्युनिस्ट पार्टी को। और मित्रों कम्युनिस्ट पार्टी को 60 सीटें प्राप्त हुई, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए इनको पूर्णतः सरकार बनाने के लिए 4 एमएलए की जरूरत थी, लेकिन इन्होंने 5 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को अपने साथ मिलाया और कुल मिलाकर के ये हो जाते हैं 65 और ये सरकार बना लेते हैं। इसी क्रम में मित्रों जो सरकार बनाने का जो काम है ईएमएस नंबूदरीपाद के द्वारा गवर्नमेंट बनाई जाती है। मित्रों ये सबसे पहली कांग्रेस को पराजित करने वाली पार्टी बनती है। सिर्फ इतना ही नहीं मित्रों, कम्युनिस्ट पार्टी पूरी दुनिया में खूनी संघर्ष की बात कर रही थी। पूरी दुनिया में डेमोक्रेटिक तरीके से गवर्नमेंट बनाने वाली कम्युनिस्ट पार्टी मित्रों कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि केरल में कॉन्स्टिट्यूशनली डेमोक्रेटिक तरीके से गवर्नमेंट फॉर्म करती है। मित्रों कांग्रेस का दिमाग खराब हो गया था इस समय पर कि अब हम क्या करें, हम तो बेरोजगार हो गए। केरल पार्टी के जो लोग थे उन्होंने मुक्ति संघर्ष छेड़ दिया और इस समय पर इनमें विवाद काफी बढ़ जाता है और 1959 में जाकर के मतलब आप देखिए मित्रों 1957 में सरकार बनती है और 1959 में जाकर के मित्रों महज 2 साल ही हो पाए थे, केरल के अंदर मित्रों आर्टिकल 356 को टिक लगा दिया जाता है। तो अपने आप में एक बड़ी बात थी क्योंकि अभी सरकार बनी ही थी किसी अपोजिशन पार्टी की और इतने में ही मित्रों ऐसा काम कर दिया जाता है। अब यहाँ पर हमें एक चीज और समझनी होगी मित्रों। चलो तीसरे इलेक्शन को देखते हैं। तीसरा इलेक्शन 1962 में होता है और कांग्रेस इस पार्टी में जीतती है। 1964 में मित्रों जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है, ये बात भी आप याद रखिएगा। यहाँ पर मित्रों हमें एक महत्वपूर्ण बात को समझना होगा कि जो कांग्रेस की जो जीत थी कहीं ना कहीं हमारा जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, जो पॉलिटिकल सिस्टम जो हमने बनाया
उसकी भी कहीं ना कहीं मित्रों एक बड़ी भूमिका थी। चलिए भाई, वो कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम, मानकर चलिए मित्रों एक कॉन्स्टिट्यूंसीज है गाजीपुर, है ना, मान लेते हैं ये गाजीपुर की एक कॉन्स्टिट्यूशन लोकसभा असेंबली मान लेते हैं, इसमें 4 कैंडिडेट होते हैं, ए बी सी और डी। मित्रों ए को वोट मिलते हैं 10 वोट मिले, बी को वोट मिलते हैं 9, सी को वोट मिलते हैं 9 और इसको वोट मिलते हैं 8। मान लीजिए ऐसा होता है तो टोटल वोट होते हैं 100% मान लीजिए, 100 वोट मान लीजिए। सबसे ज्यादा वोट मित्रों मिलते हैं ए पार्टी, ए कैंडिडेट को। यहाँ पर कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि 50% से अधिक जिस कैंडिडेट को वोट मिलेंगे वही विजयी होगा, नहीं मित्रों, यहाँ पर क्राइटेरिया है सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा जिसको वोट मिलेंगे मित्रों वही कैंडिडेट जो है विजयी होगा, तो एक कैंडिडेट विजयी होता है। कुल मिलाकर के मित्रों 10% वोट पाने वाला व्यक्ति भी मित्रों सांसद बन सकता है। यह है मित्रों अपना फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में एक बात याद रखिए कि यहाँ पर सीटों का प्रतिशत और वोटों का प्रतिशत कभी बराबर नहीं होता। सामान्यतः मित्रों फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम के अंदर वोट प्रतिशत मतलब के मतों का प्रतिशत हमेशा मित्रों सामान्यतः कम देखने को मिलता है सीटों के प्रतिशत से। सामान्यतः, जनरली ऐसा नहीं होता मित्रों, क्योंकि मैं भी आपको दिखाऊंगा सोशलिस्ट पार्टी को वोट प्रतिशत ज्यादा था लेकिन ये सेकंड पार्टी नहीं बन पाई थी। अब देखिए मित्रों 1952 का जब इलेक्शन हुआ, कांग्रेस पार्टी को 45% वोट प्राप्त होते हैं लेकिन इसको सीटें प्राप्त होती हैं 74%। तो ये जो रेशियो है आप इसको समझें, ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की ही देन है। सेकंड मित्रों, सोशलिस्ट पार्टी इस समय पर वोट प्रतिशत के मामले में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन मित्रों सीट प्रतिशत के मामले में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सबसे बड़ी पार्टी थी। इसीलिए मित्रों हमारे यहाँ पर सीटों निकालना जरूरी है, वोट प्रतिशत नहीं बल्कि सीटें चाहिए होती हैं। चलिए नेक्स्ट मित्रों, अब हमें देखना होगा कि नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। हमने मित्रों देखा कि 19 इधर लिख देता हूं, 1952 का चुनाव में कांग्रेस जीती, 1957 के चुनाव में कांग्रेस जीती, 1962 के चुनाव में कांग्रेस जीती। तो कांग्रेस का दबदबा ये कैसे कायम हुआ, और तीनों ही टेन्योर का मित्रों जो अपना पीएम थे वो थे मित्रों पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, तीनों ही टेन्योर में कांग्रेस पार्टी की सरकार रहती है, तो इसका मित्रों हम एक बार देखते हैं। तो थोड़ा सा वर्ल्ड लेवल पर हम देखेंगे, चाइना, क्यूबा, सीरिया ऐसी देश थे मित्रों जहां पर केवल एक ही पार्टी की सरकार रहती है, लेकिन मित्रों ऐसा इनके संविधान में लिखा गया है। चाइना, क्यूबा, सीरिया के संविधान में है कि एक ही पार्टी बार बार चुनाव लड़ेगी। क्लियर है मित्रों। सेकंड, म्यांमार, बेलारूस एंड इरिट्रिया, यहां पर भी मित्रों एक पार्टी ने रूल किया, लेकिन कैसे मित्रों, मिलिट्री के माध्यम से, मित्रों सैन्य के माध्यम से। मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, ताइवान के अंदर भी मित्रों एक पार्टी की सरकार रहती है, लेकिन कुछ ही समय तक, ज्यादा लंबे समय तक नहीं। तो यहाँ पर मित्रों कारण अलग थे, कहीं पर संविधान ही बोल रहा है कि भाई एक ही पार्टी की सरकार रही थी, कहीं पर मित्रों मिलिट्री के माध्यम से एक पार्टी की सरकार कायम की जा रही है। लेकिन मित्रों भारत में ऐसा नहीं था। भारत में अगर एक पार्टी का डोमिनेंस रहा तो मित्रों डेमोक्रेटिक तरीके से रहा। ये बात हमें समझनी होगी। सारी पार्टियों को मौका दिए गए। उस समय कम्युनिस्ट पार्टी थी, जनसंघ पार्टी थी, स्वतंत्र पार्टी थी, अनेकों पार्टियां थी मित्रों। इस समय पर भी अनेकों पार्टियां बराबर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन जो चीज कांग्रेस को प्राप्त थी वो किसी और पार्टी को प्राप्त नहीं थी। हम इस पार्टी की तुलना मित्रों पूरे देश में किस देश से कर सकते हैं मित्रों? साउथ अफ्रीका के अंदर। साउथ अफ्रीका के अंदर मित्रों एक पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इस पार्टी को भी स्वतंत्रता की विरासत प्राप्त थी दक्षिण अफ्रीका के अंदर। और साथ में मित्रों साउथ अफ्रीका के अंदर अपार्थाइड का विरोध किया जा रहा था, मतलब रंग भेद नीति का। तो ये पार्टी इस मामले में सबसे आगे थी। कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका के अंदर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का भी दबदबा कायम रहा, ठीक वैसे जैसे कि भारत में कांग्रेस का दबदबा था। तो कहीं ना कहीं भारत की तुलना इससे की जा सकती है। एक बात मैं अब तक आपसे कई बार कह चुका हूं, कांग्रेस पार्टी इसीलिए सत्ता में इतने समय तक रह पाती है क्योंकि इसे फ्रीडम स्ट्रगल का विरासत प्राप्त थी, बड़े बड़े नेता इससे जुड़े हुए थे। एक बड़ा कारण मित्रों ये भी है कि जो कांग्रेस पार्टी थी 1885 में मित्रों इसकी स्टेब्लिश कर दी जाती है। इसके समानांतर जो अदर पार्टीज थी मित्रों, वो पार्टीज की स्थापना स्वतंत्रता के समय या उससे थोड़ा पहले या उसके बाद में होती है। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है ये बहुत पुरानी पार्टी थी, ये बात भी हमें याद रखनी होगी।
और मित्रों एक बात और हमें समझनी होगी कि उस समय पर जो अनेकों पार्टियां थी उनका गठन स्वतंत्रता के आसपास ही किया जा रहा था। एक बड़ी चीज जो कि हमें समझनी होगी, कांग्रेस पार्टी को जो विजयी बनाए रखती है वो है मित्रों, कांग्रेस कोई उस समय पर एक पार्टी नहीं थी, ये सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन था। मतलब कि कोई भी व्यक्ति अगर कांग्रेस का विरोध कर रहा है तो वो कांग्रेस छोड़ने से बेहतर कांग्रेस में रहना पसंद करता था। तो ये एक कांग्रेस के अंदर बड़ी खास बात थी। तो बारीकी से हम देखते हैं कैसे कांग्रेस पार्टी एक आइडियोलॉजिकल अलायंस बन जाती है और इसके सामने शुरुआती दौर में कोई पार्टी खड़ी नहीं हो पाती है। डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के लोग इससे जुड़ते हैं। क्यों जुड़ते हैं, क्या कारण थे? सबसे पहली चीज तो 1885 में जब इस पार्टी की स्थापना होती है तो इस पार्टी में काफी लिमिटेड ग्रुप्स के लोग थे, जैसे कि पढ़े लिखे लोग थे, कामकाजी लोग थे और एक बिजनेस क्लास होती है, अपर क्लास है, उसके लोग इससे जुड़े हुए थे। आते थे लोग, इंटरटेन करते थे, चाय कॉफी पीते थे और चला जाया करते थे। लेकिन मित्रों 20वीं सदी तक पहुंचते पहुंचते इस पार्टी में बड़े चेंजेस आए। ये पार्टी जो एक लिमिटेड ग्रुप तक सीमित थी, अब यही पार्टी मित्रों एक मास मूवमेंट बदल जाती है। मास मूवमेंट में इस पार्टी को बदलने के पीछे मित्रों कई कारण थे। इसका बेस बढ़ा, क्यों बढ़ा मित्रों? इसका बेस मूवमेंट की वजह से बड़े बड़े नेता इससे जुड़े। तिलक भी मित्रों इस पार्टी से जुड़े हुए थे, गोपाल कृष्ण गोखले भी इस पार्टी से जुड़े हुए थे, महात्मा गांधी भी इस पार्टी से जुड़े हुए थे, सुभाष चंद्र बोस भी शुरुआती दौर में इस पार्टी से जुड़े। तो कहीं ना कहीं इस पार्टी को लगभग बड़े प्रभावशाली नेताओं का मित्रों इस पार्टी को हमेशा लाभ। महात्मा गांधी ने अनेकों आंदोलन किए, सबने भक्ति आंदोलन किया, रूलेट जो असहयोग आंदोलन किया, क्विट इंडिया मूवमेंट किया। इन मूवमेंट की वजह से मित्रों जैसे जैसे मूवमेंट होते थे कांग्रेस का अपना आधार बढ़ जाया करता था। हम पढ़ते हैं मित्रों हर मूवमेंट में किस मूवमेंट के माध्यम से फार्मर्स की भागीदारी देखी गई, उद्योगपतियों की भागीदारी देखी गई, शहरी वर्ग की भागीदारी, ग्रामीण वर्ग की भागीदारी, मजदूरों की भागीदारी, कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास और जो लोअर क्लास है उसकी भागीदारी इसमें देखी गई। मित्रों इसका लाभ मित्रों कांग्रेस को मिला। आंदोलनों ने कांग्रेस का आधार बढ़ा दिया। इसीलिए मित्रों ये एक विचारधारात्मक संगठन भी बन जाता है, क्योंकि तमाम प्रकार के लोग थे। कांग्रेस पार्टी में किसान नेता थे, चौधरी चरण सिंह किसान नेता थे, उद्योगपतियों के नेता भी मित्रों कहीं ना कहीं इस पार्टी में शामिल थे, और जो शहरी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले वर्ग भी मित्रों इसमें शामिल थे। मतलब कि कोई भी विरोधी के लिए अब जगह नहीं थी बाहर, क्योंकि कांग्रेस के अंदर हर तबके का व्यक्ति शामिल था, समाजवादी लोग इसके अंदर शामिल थे। अब मित्रों यही चीज है जो कांग्रेस को जीतने में काफी मदद करती है। होता क्या है कि मित्रों जब स्वतंत्रता के समय तक लगभग 1948 के समय तक क्या होता है कि कांग्रेस के अंदर पार्टियां भी शामिल थी। जैसे कि मित्रों हम देखते हैं समाजवादी पार्टी, ये भी कांग्रेस के अंदर शामिल थी। अब ये समाजवादी पार्टी क्या कर रही थी मित्रों, कांग्रेस के अंदर रहकर ही अपना एजेंडा चला रही थी, बाहर नहीं जा रही थी ये पार्टी। तो ये बात मित्रों हमको समझनी है। क्लियर है मित्रों? तो आगे चल करके कांग्रेस ने अपने जो इसका जो संविधान था इसने इतना लिबरल बनाया हुआ था, इसने इतनी छूट दे रखी थी अन्य पार्टी जो कि इसमें आसानी से शामिल हो सकती थी, लेकिन आगे चल करके ये ऐसा नहीं करती, इसमें परिवर्तन कर देती है। अब मित्रों होता क्या है कि हमें एक बात और समझनी होगी कि ये चीज हम देख ही चुके हैं कि जो कांग्रेस पार्टी थी अनेक काफी सहनशील थी, अन्य गुटों के प्रति तालमेल बनाए रखने में काफी सहज थी। तो इसका लाभ मित्रों कांग्रेस को होता है, इस चीज का हम अध्ययन कर चुके हैं। तो मित्रों कुछ व्यक्तियों के बारे में इस किताब के अंदर चर्चा की गई है, तो उनको हम काफी ध्यान से देखेंगे क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। मौलाना अबुल कलाम, इनके बारे में मित्रों ठीक से देखें। मित्रों एक चीज आपको याद रखनी है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री थे, और आप बाकी चीजों को भी देख लीजिए कि इस्लाम के विद्वान थे और स्वतंत्रता सेनानी थे, कांग्रेस के नेता तो खैर थे ही, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिपादक थे, विभाजन के विरोधी थे और संविधान सभा के सदस्य थे। और संविधान सभा के सदस्य कौन कौन थे, पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट मित्रों राजकुमारी अमृत कौर, ये काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि ये कपूरथला के परिवार से थी, और मित्रों इनको विरासत में इनकी माता से इनको ईसाई धर्म प्राप्त होता है। संविधान सभा की सदस्य थी ये, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री थी। कहा जाता है कि जो एम्स हॉस्पिटल बना है कहीं ना कहीं उसमें इनकी एक अहम भूमिका रही है। मित्रों दूसरे आचार्य नरेंद्र देव, ये समाजवादी खेमे के वह व्यक्ति हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस के भीतर रहते हुए 1934 में कांग्रेस के भीतर एक समाजवादी पार्टी की स्थापना की। तो आचार्य नरेंद्र देव का नाम भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है।
ये देखिए आप, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक, आजादी के आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए, किसान आंदोलन में सक्रिय रहे, बौद्ध धर्म के विद्वान, आजादी के बाद पहले सोशलिस्ट पार्टी का और बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया। मैं आप बताऊंगा आपको आगे चल करके। बाबा भीमराव रामजी अंबेडकर, ये जो पूरा लिखा हुआ है एक एक पॉइंट आपके लिए काफी जरूरी है, क्योंकि आप देखिए जाति विरोधी आंदोलन के नेता तो खैर थे ही, आप सभी को मालूम होगा, दलितों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया हुआ थे, विद्वान और बुद्धिजीवी थे। पहला पॉइंट, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक। कौन सी पार्टी? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक। बाद में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना, दूसरा पॉइंट याद करने वाला। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया, तीसरा पॉइंट जो आपको याद करना है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वायसराय की काउंसिल में सदस्य थे, ये पॉइंट भी आपको याद रखना होगा, वायसराय की काउंसिल में सदस्य थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ये तो सभी को आपको रटा हुआ होगा। आजादी के बाद नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहे थे, ये विधि मंत्री थे, ये बात भी आपको पता होगी। हिंदू मित्रों, ये वाला पॉइंट बहुत जरूरी है, शायद अगर आपको ना पता हो, हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर अपनी असहमति दर्ज कराते हुए 1951 में ये इस्तीफा दे देते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस किस बिल पर मित्रों? हिंदू कोड बिल पर ऐसा हुआ था। और ये हिंदू कोड बिल क्या था, कभी इसके बारे में विस्तार से चर्चा कर लेंगे। 1956 में अपने हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है मित्रों। हम सब जानते हैं कि अंबेडकर साहब लास्ट में अपने जीवन के अंतिम समय में ये बौद्धिज्म को स्वीकार कर लेते हैं। तो ये वाला पॉइंट मित्रों आप सभी को याद रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट, रफी अहमद किदवई के बारे में आपको याद रखिए। उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के नेता, प्रांतीय सरकार 1937 में मंत्री रहे, आप सभी को मालूम है। 1935 अधिनियम के बाद में 1937 में सरकार बनती है, चुनाव होता है 1935 का, और 1946 में दोबारा मंत्री बनते हैं। और मित्रों पहले मंत्रिमंडल में संचार मंत्री, खाद्य एवं कृषि मंत्री 1952 से लेकर के 54 तक रहते हैं। ए के गोपालन के बारे में आपको याद रखना है। केरल के कम्युनिस्ट नेता थे, राजनीतिक जीवन आरंभ में कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में था और 1939 में कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होते हैं। शुरू में ये ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि ये नेता तो हैं, शुरुआती दौर में कांग्रेस से जुड़े हुए थे, बाद में जाकर के कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन पेपर में काफी पूछे जाते हैं। 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी के विभाजन के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी में शामिल हो जाती है। ये वही पार्टी थी जो कह रही थी कि भाई हम तो भारत की पार्टी हैं और एक अलग तरीके से चलेंगे, हम रसिया के विचारों से प्रभावित नहीं होंगे। और मित्रों दीनदयाल उपाध्याय, जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनका नाम काफी आप सुनते रहते होंगे। 1942 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक सदस्य थे, राष्ट्रीय आरएसएस के पूर्णकालिक सदस्य थे, भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य। जनसंघ के बारे में मैं चर्चा करूंगा आगे। भारतीय जनसंघ से पहले ये महासचिव और फिर अध्यक्ष, समग्र मानवतावादी सिद्धांत के प्रणेता। सी राजगोपालाचारी, ये स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक होते हैं, भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। अंतरिम और आजादी के बाद बने अंतरिम केंद्र सरकार में मंत्री बनते हैं और मद्रास के मुख्यमंत्री बनते हैं, भारत रत्न से सम्मानित किए जाते हैं, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक बनते हैं, जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी आ चुके हैं मित्रों, हिंदू महासभा के नेता, भारतीय जनसंघ के संस्थापक, स्वतंत्रता के बाद नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में मंत्री रहे, पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर अपने मतभेदों के चलते 1950 में इस्तीफा, संविधान सभा के सदस्य, लोकसभा सदस्य, कश्मीर को स्वायत्तता देने के खिलाफ कश्मीर नीति पर जनसंघ के प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार, हिरासत में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब मित्रों हम कुछ पार्टियों के बारे में जानते हैं। सबसे पहली पार्टी है सोशलिस्ट पार्टी। तो मित्रों सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 के समय पर की जाती है। कुछ कांग्रेस के भीतर ही इसकी स्थापना होती है, कांग्रेस के युवा नेताओं की टोली ने इसकी स्थापना की थी। मित्रों उस समय पर कांग्रेस का संविधान कुछ ऐसा था कि अन्य व्यक्ति तो छोड़िए, दल भी आकर इसमें शामिल हो सकते थे। इसके बारे में मैं आपको अभी अभी बता चुका हूं। तो कुछ ऐसा ही व्यवस्था थी मित्रों इसके अंतर्गत। लेकिन 1948 में मित्रों कांग्रेस ने अपने संविधान में बड़े परिवर्तन कर दिए। उसके बाद से इनके लिए बड़ी जटिलताएं हो गई इस पार्टी में बने रहने के लिए। और 1948 में मित्रों ये जो पार्टी है समाज सोशलिस्ट पार्टी, ये पार्टी अब इससे साथ छोड़ देती है, मतलब ये पार्टी कांग्रेस से अलग होना पड़ता है, मजबूरी। तो 1948 में ये पार्टी अपना अलग चुनाव लड़ा
का मन बनाती है 1952 में। लेकिन इस पार्टी की कठिनाइयां तब बढ़ जाती हैं 1955 में, जब कांग्रेस मित्रों अपने अपना जो एजेंडा है कहीं ना कहीं समाजवाद की तरफ झुका देती है। तो इस पार्टी का अब कोई अपने आप में अलग अस्तित्व नहीं बचा था। तो इस पार्टी आगे चल के कई टुकड़ों में बढ़ जाती है। थोड़ा सा हम ये भी समझेंगे इस पार्टी की विचारधारा क्या थी। मित्रों, ये पार्टी लोकतांत्रिक समाजवाद की बात करती थी। ये पार्टी कहती थी कि भाई सरकार जो है कहीं ना कहीं गरीबों के लिए चिकित्सा और शिक्षा, अन्य सुविधाएं करे। इसी को मित्रों हम लोकतांत्रिक समाजवाद कह सकते हैं। और ये कम्युनिस्ट पार्टी से अलग थी और कांग्रेस से अलग थी। ये कांग्रेस की आलोचना करती थी, भाई ये तो जमींदार पूंजीपतियों की सरकार है, ठीक से जमींदारी सुधार भी नहीं कर पा रही है। तो ये कुछ ऐसी पार्टी थी। आगे चल करके कई टुकड़ों में बढ़ जाती है, जैसे किसान मजदूर प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। इस पार्टी के प्रमुख नेताओं के अंतर्गत जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, एस.एम. जोशी। मित्रों, ये सारे नाम हमें अच्छे से रट लेने, क्योंकि एग्जाम में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा नेता किस पार्टी से जुड़ा हुआ था। कम्युनिस्ट पार्टी मित्रों काफी महत्वपूर्ण है। एक पूरे विश्व की एक बड़ी घटना मित्रों, बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक क्रांति मतलब पूरी दुनिया की एक महत्वपूर्ण घटना जो कि 1917 में होती है। इस घटना के बाद में मित्रों रसिया के अंदर क्या होता है, बड़े तरीके से एक खूनी तरीके से, मैं यूं कहूं कि सर्वहारा की स्थापना होती है। मतलब पूंजीपतियों के स्थान पर सर्वहारा की स्थापना होती है, जो कि पूर्णतः सरकारी नियंत्रण की बात करती है, पूंजीपतियों का विरोध करती है और जमींदारों का विरोध करती है, जो कि जो मजदूर हैं, जो छोटे लोग हैं, उनकी बात करती है। तो इससे प्रभावित होकर के पूरी दुनिया मित्रों इस बोल्शेविक क्रांति से प्रभावित हुई, और भारत भी मित्रों इसका अपवाद नहीं है। 1920 के दशक में भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है। अब मित्रों ये पार्टी शुरुआती दौर में कांग्रेस का भाई विरोध करती है, कहती है कि भाई ये जो पार्टी है ये तो जमींदारों की पार्टी है, ये तो पूंजीपतियों की पार्टी है। लेकिन 1935 में मित्रों पहुंचते पहुंचते इस पार्टी ने कांग्रेस के साथ काम करना शुरू कर देती है। अब आगे लेकिन ये लंबा नहीं चल पाए कांग्रेस के साथ। 1942 मित्रों जब ये क्विट इंडिया मूवमेंट का समय चल रहा था, मतलब कि मैं ये कह सकता हूँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में मित्रों कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का एक आका था जो था रसिया। वो जर्मनी के खिलाफ लड़ रहा था ब्रिटेन के साथ में, और कांग्रेस लड़ रही थी ब्रिटेन के खिलाफ। तो मित्रों इस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने कांग्रेस का साथ ही नहीं दिया कि नहीं भाई हमारे आका तो ब्रिटेन के साथ लड़ रहे हैं, तो जाओ हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तो ऐसी मित्रों इस पार्टी के कुछ कारनामे शुरुआती दौर में। इस पार्टी ने मित्रों एक बड़ा ही संशय पैदा कर दिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने बड़ा संशय पैदा कर दिया। देश स्वतंत्र हुआ तो इसने कहा कि जो हमको आजादी मिली है, क्या वो असली आजादी है? क्या उसकी प्रकृति कैसी हो, क्या हमें इस पर प्रश्न नहीं उठाना चाहिए? क्या भारत सचमुच आजाद हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत अंग्रेजों से आजाद होकर पूंजीपति क्या जमींदारों के हाथ में तो नहीं चला गया? तो ऐसे संशय मित्रों इसने लोगों के अंदर पैदा कर दी है, और इसी क्रम में इसने तेलंगाना में एक हिंसक विद्रोह को भी प्रोत्साहन किया। हालांकि विद्रोह हिंसक था, तो इसीलिए मित्रों सेना के माध्यम से इस विद्रोह को दबा दिया जाता है। अब मित्रों होता क्या है कि आगे चल करके 1951 में ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, ये हिंसक क्रांति का रास्ता छोड़कर आम चुनाव में भाग लेने का मन बनाती है, और इसी क्रम में ये पहले चुनाव में भाग लेती है, जिसे हम 1952 का चुनाव भी कहते हैं। इस चुनाव में इसको मित्रों 16 सीटें प्राप्त हुई, और इसी के साथ मित्रों भारत की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है। सबसे ज्यादा इसको सफलता आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, केरला में प्राप्त होती है। तो ये कुछ पॉइंट आपको याद रखने होंगे। मित्रों इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है, वो ये कि 1962 में मित्रों भारत और चीन का युद्ध होता है। इसी के बाद पार्टी में फूट डल जाती है। एक तबका जो कि रसिया, जो सोवियत रूस की विचारधारा से प्रभावित था, वो तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में ही बने रहे, लेकिन जो इसका विरोध कर रहे थे वो एक नई पार्टी बनाते हैं जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, मतलब CPIM। जो सोवियत रूस की विचारधारा का विरोध कर रहे थे वो CPIM का गठन करते हैं। तो CPI एंड CPIM ये दो पार्टियां आज भी हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन मित्रों जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है ये कई टुकड़ों में बढ़ चुकी है। ठीक है, ये पार्टी काफी अब कमजोर भी हो चुकी है।
ये जो विभाजन हमें देखने को मिलता है इस पार्टी में, वो 1964 में देखने को मिलता है। उसी के साथ ये पार्टी कमजोर हो जाती है। इसकी जो मजबूत हुआ करती थी, जैसे बिहार है, बंगाल है, उस क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र में मित्रों आज के समय पर ये अपनी अंतिम सांसें गिन रही है, खासकर बंगाल वाले रीजन में। तो इसके प्रमुख नेताओं का नाम आप जरूर याद रखिए। के गोपालन, ए डांगे, एम एस नमूदरीपाद जो कि केरल में गवर्नमेंट बनाते हैं, सी जोशी, अजय घोष और पी सुधरैया। ठीक। और मित्रों एक और पार्टी जो कि भारतीय जनसंघ, काफी महत्वपूर्ण पार्टी थी उस समय पर, और माना जाता है कि जो बीजेपी जो पार्टी है, वो भी कहीं ना कहीं इसी से ज्यादा प्रभावित है, कहीं ना कहीं वो इसी की देन है। मित्रों इसकी स्थापना 1951 में होती है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके संस्थापक और इसके अध्यक्ष थे। इसकी जो जड़ें हैं राष्ट्र स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा में खोजी जा सकती हैं। इसका एक नारा था, एक देश एक संस्कृति की बात कर रही थी, एक राष्ट्र की बात कर रही थी, देश के विभाजन का विरोध कर रही थी, और ये कह रही थी हिंदी को राजभाषा बनाया जाए। मित्रों ये सब वही मुद्दे हैं जो आज बीजेपी उठा रही है। एक देश एक संस्कृति, एक राष्ट्र एक भाषा, विभाजन का विरोध विरोध किया, पीओके को हम ले लेंगे। और ये कश्मीर में जो आ, आ, एक देश दो विधान की बात की जा रही थी, भारतीय जनसंघ ने इसका विरोध किया और बीजेपी भी इसका विरोध कर रही है। अल्पसंख्यकों को जो रियायत देने की बात की जा रही थी अनावश्यक, उसका विरोध कर रही है ये। एटॉमिक जो वेपन्स हैं उसके प्रोत्साहन की बात कर रही थी, क्योंकि मित्रों उस समय तक कहीं ना कहीं चीन इसका विकास कर चुका था। और मित्रों बीजेपी भी कहीं ना कहीं एटॉमिक्स और अपना जो अपना रक्षा क्षेत्र है उसकी मजबूती की बात करती है। 1952 में मित्रों ये पार्टी चुनाव लड़ती है, मात्र 3 सीटें मिली। 1957 में चुनाव लड़ा, 4 सीटें मिली। और मित्रों श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, बलराज मधोक इसके प्रमुख नेता थे। तीनों नाम आपको याद रखने हैं। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय का नाम बार बार लेती है। और मित्रों भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं ना कहीं इसकी जड़ें भी जनसंघ में देखी जा सकती है। स्वतंत्र पार्टी बड़ी इंटरेस्टिंग पार्टी है मित्रों, शायद ये उस समय की सबसे पहली पार्टी थी इस प्रकार की। मित्रों इस पार्टी के अंदर की खास बातें क्या है? 1959 अगस्त के माह में इस पार्टी का गठन होता है। प्रमुख नेता तो राजगोपालाचारी जो कि पहले स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं, के एम मुंशी, एन जी रंगा, मीनू मसानी का भी नाम आप याद रखिए। ये पार्टी कहती थी कि भाई देखो ऐसा है कि जो आर्थिक मामले हैं उसमें सरकार का हस्तक्षेप रोका जाए, सरकार कम से कम हस्तक्षेप करे। तो ये इस प्रकार की शायद पहली पार्टी थी। स्वतंत्र पार्टी कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई पार्टी थी। ये पार्टी विरोध कर रही थी तो सरकार का राजकीय हस्तक्षेप का, कि भाई जो अनावश्यक हस्तक्षेप कर रही थी, केंद्रीकृत नियोजन का विरोध कर रही थी, राष्ट्रीयकरण और अर्थव्यवस्था के भीतर सार्वजनिक क्षेत्र की मौजूदगी की भी ये आलोचना कर रही थी। जो सरकार जो लगातार जो कराधान को वृद्धि कर रही थी, कहीं ना कहीं उसका भी विरोध कर रही थी। और ये कह रही थी कि भाई देखो आप सोवियत संघ के नजदीक मत जाओ, गुटनिरपेक्षता नीति का पालन मत करो, भाई तुम अमेरिका के साथ चलो, क्योंकि भाई वो पूंजीवादी देश है, वो अपनी अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप करता है। सोवियत संघ का तो पूरा ही नियंत्रण है। मित्रों जब ये सारी बातें जमींदार और राजा महाराजाओं के कानों तक गई, उनको तो मजा आ गया। ठीक है भाई, जमींदारों को जमीन बचाती थी, राजा महाराजाओं को अपनी संपत्ति बचानी थी सरकार से। दोनों मित्र इस पार्टी की तरफ आकर्षित हुए। और मित्रों आगे चल करके उद्योगपतियों भी चाहते थे कि भाई देखो सरकार जो है लाइसेंस पद्धति ला रही है, क्या ला रही है, हम धंधा ही नहीं कर सकते, धंधा करने से पहले सरकार से अनुमति लेंगे क्या? तो कहीं ना कहीं उद्योगपति वर्ग भी मित्रों इससे प्रभावित हुआ। तो आप खुद सोच करके देखिए, जमींदार, राजा महाराजा, उद्योगपति, कितना वर्ग था, बड़ा छोटा सा वर्ग था हमारे देश के अंदर। बड़े स्तर पर तो गरीब और छोटे किसान हुआ करते थे। तो इसका जो आधार रहा मित्रों काफी संकुचित रहा, ये पार्टी ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाई। तो मित्रों ये था हमारा अध्याय 2, कांग्रेस का प्रभुत्व का दौर, और कुछ काफी महत्वपूर्ण पार्टियां जिनको लेकर के हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। मित्रों आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।